तो ये तबीयत खराब है आज, और तबीयत खराब के साथ साथ हम गैस लॉस पढ़ने वाले हैं, तो आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी, तो थोड़ा सा कॉपरेट करना साथ में। और देखो, जो गैसियस स्टेट के अंदर गैस लॉस का जो टॉपिक होता है, उसके अंदर लॉ कौन से बचा है? बॉयल्स लॉ, बी, उसके बाद क्या आता है? सी, यानी कि चार्ल्स लॉ। पहले बी आया, फिर सी आया, चार्ल्स लॉ। नंबर दो का चार्ल्स लॉ तो हमने शुरू कर दिया था ये भी। चार्ल्स लॉ थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है, आज ऑब्वियसली पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, चार्ल्स लॉ तो अपना अच्छे से हो ही जाएगा। चार्ल्स लॉ तो क्या कहता है? ABCG, है ना, BCG। ठीक है, गेल लुसेक्स लॉ आ गया। उसके बाद एवोगैड्रो लॉ। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दे रखी है आर्टिकल गैसिफिकेशन। देखो, सीधा ही मैं आपको ना काम की बात बताता हूँ, मतलब क्योंकि क्लास कम टाइम में ज्यादा करना है, तो सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आपको PV इक्वल टू NRT याद है ना भाई, तो आपको लिटरली सारे लॉ पता है, सारे। देखो, बॉयल्स लॉ के अंदर क्या होता है? वॉल्यूम प्रेशर की रिलेशन। चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम टेम्परेचर की रिलेशन। एवोगाड्रो लॉ में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की रिलेशन, ये होती है। ठीक है, देखो, वॉल्यूम प्रेशर अगर लेके चल रहे हो ना, तो बाकी सबको आपको कांस्टेंट करना है, यानी कि टेम्परेचर और मोल्स। देखो, यहाँ पे जो आर है वो तो होती ही कांस्टेंट है, मैं इस आर को ना गायब ही कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने आर को गायब। ठीक, यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट कर दिए तो पीवी कांस्टेंट आ गया, यानी कि वी इनवर्सली टू पी। फिर अगर पी और एन को कांस्टेंट कर दिया, पी को और एन को कांस्टेंट कर दिया, तो वी डायरेक्टली टू टी आ गया। और पी और टी को कांस्टेंट कर दिया, वी डायरेक्टली टू एन आ गया। तो अगर आपको ये पीवी इक्वल टू एनआरटी रट्टा मार लिया ना आपने बहुत ही अच्छे से, तो आपको लॉस तो सारे ही पता लग गए। बस फिर आपको जस्ट इतना याद रखना है कि भाई बॉयल्स लॉ में VP है, मतलब नाम का थोड़ा, क्योंकि मैंने पता साइंटिस्ट के नाम है, और साइंटिस्ट के नाम है तो नाम से आप यहाँ से इसका काम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब सरनेम से क्या ये पता लगा लोगे आप? तो ये चीज रहती है, तो इनको डिटेल में पढ़ के फिर आइडियल गैसिफिकेशन के ऊपर हम आएंगे। तो शुरू करते हैं, बॉल्स लॉ को थोड़ा स्पीड से करते हैं, बिकॉज हमने बॉल्स लॉ ऑलरेडी कर रखा है। तो बॉल्स लॉ पे चलते हैं। बॉल्स लॉ और ये रहा। ठीक है, देखो, बॉयल्स लॉ है, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम इनवर्सली टू प्रेशर, यही लिखा हुआ है, पढ़ लेना। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है कि जो वॉल्यूम होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के। हमें दिख रहा है सर, लेकिन सर बाकी चीज़ों का क्या होगा? तो भाई बाकी चीज़ों का क्या होगा? गिवन मास ऑफ गैस, मतलब भाई आपने मास क्या कर दिया? कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि आपने मोल्स क्या कर दिए? मोल्स, मोल्स क्या कर दिए? कांस्टेंट कर दिए। और टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया। चार चीजें, हर लॉ के अंदर हम लोग चार चीजें लेके चलेंगे। कौन सी होगी? PV and T। अगर पीवी देख रहे हैं तो एनटी कांस्टेंट, पीटी देख रहे हैं तो वीएन कांस्टेंट, वीटी देख रहे हैं तो एनपी कांस्टेंट। बस यही पढ़ाऊंगा आपको मैं भी, देखना। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, और वही चीज आपको करवाऊंगा। ठीक है भाई, डिटेल में इतना मतलब इतना परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली सारे लॉस याद ही हो जाएंगे, कॉपी खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज निकल के आ गई। अब वीपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वीपी इनवर्सली से हटा के हमने कांस्टेंट लगा दिया, बताइए आपको। ठीक है, और पीवी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, यहां से ये निकल के आया। तो मतलब पीवी आपका क्या आ गया? कांस्टेंट। और P1 इज इक्वल टू P2 V2। मतलब भाई पूरे बॉयल्स लॉ के अंदर ये जो चीज निकली ना, इसका इस्तेमाल आप न्यूमेरिकल में करोगे, और इससे न्यूमेरिकल ही आते हैं। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाओगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, गारंटी है बिल्कुल, इसी में से सॉल्व होंगे। बस कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने एक चीज और मेंशन कर दी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से। वो चीज मैंने क्या मेंशन करी, ध्यान से देखना, कि जो 1 1 लिखा है ना, और जो 2 2 लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप 1 और 2 की जगह I और F भी लिख सकते हो। मैं प्रिफर करता हूँ IF लिखना। ठीक है, बिकॉज मुझे वहां से क्लियरली दिख जाता है कि प्रेशर और वॉल्यूम कुछ इनिशियल कंडीशंस पे है, प्रेशर और वॉल्यूम फाइनल कंडीशंस पे है। ठीक है, प्रेशर में चेंज आया, वॉल्यूम का चेंज देखेंगे, ये इस लॉ से हमें देखना होता है। और यहाँ पे मास यानी कि मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, आज के लिए आपका टास्क है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। कल फिर आपको मैं न्यूमेरिकल दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल देने की कोशिश करूंगा कि आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। अगर आपने ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ घर पे 10 मिनट दे करके लॉज याद कर लिए ना, आप न्यूमेरिकल को बिना पेन के सॉल्व कर दोगे। वो करने के बाद फिर हम हल्का सा हाई लेवल पे जाएंगे। खैर, सिंपल सी बात है, P इंटू वी, यानी कि पीवी का क्या निकल गया यहाँ पे? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी पीवी का कांस्टेंट आएगा, हमें पता ही है।
कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और ये लॉ बॉयल्स ने, रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करा था, तो ये भी बात में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पढ़ा क्या पूरे बॉयल्स लॉ में भाई, ये पढ़ा, एक तो ये और एक ये, बस और कुछ भी नहीं है। ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ में कई बार मजे ले लेते हैं वो लोग। और नीट वगैरह में अगर क्वेश्चन आएगा ना भाई इसके ऊपर, तो न्यूमेरिकल आ गया ठीक है, ये तो ज्यादा चांस है न्यूमेरिकल आएगा ग्राफ के ऊपर। अब कैसे आएगा भाई, देखो, पहली बात तो प्रेशर वॉल्यूम का आपको ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि हम पीवी ग्राफ पढ़ रहे हैं। पीवी ग्राफ का क्या मतलब आपको अगर मैं बता चुका हूं कि प्रेशर वॉल्यूम मतलब अगर आपका एक्स इनवर्स टू वाई है ना, एक्स इनवर्स टू वाई, तो एक्स और वाई का ग्राफ कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब क्या हुआ कि पी, मैं इसको फिर से लिखता हूँ एक बार, पी इनवर्सली टू वी है, यानी कि अगर पी कम है तो वी ज्यादा, और अगर पी ज्यादा है तो वी कम हो गया। देखो यहाँ पे देखो, ये v है, v कम है काफी, यहाँ पे जीरो होता है ना, जीरो के पास v कम है, लेकिन इस जगह पे p बहुत ही ज्यादा आ रहा है। फिर मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे मैंने v को ज्यादा कर दिया लेकिन p कम हो गया, तो v बढ़ रहा है और p घट रहा है। इसका उल्टा करेंगे तो v घटेगा और p बढ़ेगा। जो हमें दिख रहा है वही हमने ग्राफ से शो कर दिया। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे भाई, आपको कह दिया भाई यहाँ पे एक वॉल्यूम है v1, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगा ग्राफ से p1 क्या है, सॉरी पीटी लिख दिया, P1 क्या है आपको दिख जाएगा। उन्होंने कहा हमने वॉल्यूम कर दी V2, आप बताओ P2 क्या होगा, ग्राफ से देख लेना यार, है ना, क्या बताना, ग्राफ से देख लेना इसमें। मतलब प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सिलेबस को ज्यादा खींचने की बजाय क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे फोकस ज्यादा रहेगा इस बार हमारा इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, क्वेश्चन नहीं करे तो कितना पढ़ लो बेकार है। ठीक, सिंपल सी बात, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। पीवी ग्राफ है, पी इनवर्सली टू वी है, वी इनवर्सली टू पी है, ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्स वाले केस में इस तरह का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। अच्छा जी, सर जब हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ रहे थे ना, तो सर हमने पीवी के बारे में रिलेशन देखी, पर सर यहाँ पे तो एन तो क्या थे, सर यहाँ तो कांस्टेंट थे। मतलब भाई हमने गैस का मोल नहीं छेड़ा, जो वजन गैस का लिया वही वजन है लास्ट तक। और हमने टेम्परेचर को भी बिल्कुल कांस्टेंट रखा, एसी चलाई, हीटर चलाया, कुछ भी करा, हमने टेम्परेचर छेड़ा नहीं बिल्कुल भी। हम तो सिर्फ पी में चेंज करके वी देख रहे हैं, या फिर वी में चेंज करके पी देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या करा हमने, यहाँ पे जो भी ग्राफ निकल के आए वो कॉमन सेंस की बात है, वो ग्राफ आएंगे हमारे सेम टेम्परेचर पे। अगर मैं ये रिलेशन देख रहा हूँ ना, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ पिंक से, अगर हम ये चीज देख रहे हैं ना, ये वाला ग्राफ, तो भाई ये ग्राफ सिर्फ 200 केल्विन पे देख रहे हैं। अगर आपने टेम्परेचर छेड़ दिया तो फिर ये ग्राफ नहीं रहेगा। तो ऐसा ग्राफ जिस पूरे ग्राफ में टेम्परेचर सेम है और कुछ भी चेंज कर लो, लेकिन अगर टेम्परेचर सेम है उसको बोलते हैं आइसोथर्म, यानी कि सेम टेम्परेचर वाला कर्व आइसोथर्म। तो सारे के सारे आइसोथर्म्स दे रखे हैं, और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है पूरे के पूरे कर्व के अंदर, यानी कि हमने टेम्परेचर को बिल्कुल छेड़ा नहीं, और इससे पता लगता है पी इनवर्स टू वी है। सिंपल सी बात होगी। और ये जो आइसोथर्म है एक दूसरे को कभी कभी भी कट नहीं करेंगे, वही 10th क्लास वाली बात, कभी भी कट नहीं करेंगे। अगर कट कर दिया तो भाई फिर कंफ्यूजन सी हो जाएगी ना, इसलिए कट कभी नहीं करते। 200 केल्विन का ग्राफ अलग चल रहा है, 400 का अलग चल रहा है, 600 का अलग चल रहा है, 500 का तो वो भी अलग चलता है, टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। और जो आइसोथर्म है ना, ज्यादा टेम्परेचर वाला आइसोथर्म ऊपर है, मतलब कि अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर आपकी वॉल्यूम भी आपको ज्यादा मिलेगी और आपको प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा, इसलिए फिर वो आइसोथर्म ऊपर है, ठीक है, इसको समझो जरा। और नहीं तो ये बात आगे आ जाएगी कि आप अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाती है ना, वो अपना क्या आएगा चार्ल्स लॉ के अंदर, तो वो भी देखेंगे। अब सीधे सीधे हम चलते हैं चार्ल्स लॉ के अंदर, और हमारा बॉयल्स लॉ यहाँ पे, नहीं सॉरी ये दो ग्राफ और बचे हैं, बॉयल्स लॉ भी कंप्लीट नहीं हुआ, सिंपली ये ग्राफ आपका एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए फटाफट से देख लेते हैं दोबारा से। देखो P और 1/v का ग्राफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे P इज इनवर्सली टू V था, या फिर आप क्या कह दो कि सर P डायरेक्टली टू 1/v है। अब अगर x डायरेक्टली टू y आता है तो आपका एक्स वाई ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, या फिर कह सकते हैं हम वाई एक्स ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो भाई p और 1/v का अगर ग्राफ ले रहे हैं, pv का नहीं ले रहे हम लोग, p और 1/v का ग्राफ ले रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ है। कोशिश करूंगा कि कोई एक डेडिकेटेड क्लास, अब आपकी थोड़े एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह दिया करूंगा मैं, तो उसमें डेडिकेटेड क्लास ग्राफ के लिए रख लें, ठीक है। फिजिक्स वाली बुक का सेक्शन थोड़ा सा वहां से उठा करके, जो मैंने अपनी कॉमन नीट की प्रिपरेशन में ग्राफिकल अप्रोचेस पढ़ी थी, वो उसके नोट्स पढ़े हैं, वहां से मैं आपको ग्राफ के हल्के से 10-15 मिनट की क्लास दे दूं तो फिर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मुझे मैसेज कर देना अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपको चाहिए तो, ठीक है। चलो, तो स्ट्रेट लाइन आ गई, और यहाँ पे भी सिंपल सा है,
जो ज्यादा टेम्परेचर वाला ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर है ना, और कम टेम्परेचर वाला नीचे है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। और ये सारी की सारी आपकी स्ट्रेट लाइन निकल के आएंगी। और ये एक पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, ये हमारा आगे जाके काम आएगा, अभी तो मैं इसको समझा नहीं सकता आप लोगों को, पर आगे जब मैं पहुंचूंगा और जब मैं देखूंगा कि जो आइडियल गैस है वर्सेस जो रियल गैस है उनके बिहेवियर को जब हम कंपेयर करेंगे, तब हमारा ये पॉइंट सिग्निफिकेंस का रहेगा। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि ज्यादा प्रेशर्स पे जो गैस है वो बॉयल्स लॉ से डेविएट कर जाती है, और स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी वहां पे। समझ में आ रही है बात? कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिल पाएगी। तो अगर टेम्प आपने प्रेशर को बहुत ज्यादा कर दिया, अगर प्रेशर को बहुत ज्यादा कर दिया, तो आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, और फिर वहां पे बॉयल्स लॉ वैली मतलब वैलिड नहीं रहता अच्छे तरीके से। स्ट्रेट लाइन तो मिलेगी पर पूरा लंबी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, स्ट्रेट लाइन में गड़बड़ आ जाएगी। अब फिर यहाँ पे एक लॉग पी वाले लॉग वी वाले डेरिवेशन ही है, ये भी देख लेते हैं जरा। लगे हाथ, यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो देखो, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग पी वी लॉग कॉन्स्टेंट लॉग, ठीक। जब भी लिखा होता है लॉग एम इंटू एम, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है भाई, ये लिख सकते हैं। चलो, तो वही कर दिया, लॉग पी प्लस लॉग भी अलग अलग हो गए दोनों, ठीक है। और यहाँ पे क्या गया आपके पास, लॉग के। ठीक है भाई, चलो। अब मैंने क्या करा, इस पूरे हिस्से को उठा करके मैं इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गया, तो जो प्लस लॉग वी था वो माइनस लॉग वी बन जाएगा। ये सुनो, ठीक है। तो देखो, हम क्या देख रहे हैं सर, हम देख रहे हैं लॉग पी वर्सेस लॉग वी का ग्राफ। मतलब हमें सर वाई एक्सिस पे चाहिए लॉग पी, लिखा हुआ है जी। एक्स एक्सिस पे चाहिए लॉग वी, ये भी लिखा हुआ है। तो एक्स और वाई में तो हमें लॉग पी और लॉग वी चाहिए, इसमें लॉग पी को वाई पे ले लिया और एक्स पे हमने लॉग वी को ले लिया। मतलब हम लोग क्या लगा दें यहाँ पे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है इक्वेशन फॉर द स्ट्रेट लाइन। इसको लगा दिया, यहाँ पे आपका c निकल के आ गया लॉग के, वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, इसको लिख देंगे लॉग के। जब अपने लॉग के हो जाएगा यहाँ पे, और स्लोप इसका -1 निकल के आ रहा है, और -1 की वैल्यू 135 कैसे आती है आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो ये भी अपना डन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है भाई, यहाँ पे भी लॉग का मतलब सिंपली लॉग ही है, जो लॉग बेस 10 वाला होता है वही लगाया हमने। अगर हम नेचुरल लॉग भी लेंगे तो उसका 2.33 वैसे भी कट जाएगा। तो लॉग लगाया हम लोगों ने, लॉग बेस 10 का मतलब लेकर के सिंपली। यहाँ पे आपको कई बार ना क्वेश्चन मिलेगा नीट वगैरह में, फिर आईआईटी में क्वेश्चन मिलते हैं कि भाई लॉग पी वर्सेज लॉग वी का ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से आप बताओ कि भाई ये वैल्यू क्या निकल गया। फिर मान लो ग्राफ दे दिया, उससे कुछ और वैल्यूज पूछ ली, तो क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन में आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अब लिखने के लिए तो डेरिवेशन तो यार मेरे ख्याल से नहीं आएगी ना, आपको बस इसका आइडिया होना चाहिए कि अगर आपको ये चीज याद भी नहीं है ना, तो रफ में कॉपी में एग्जाम के टाइम पे साइड में कर लो। इतना इतना होना चाहिए आपके अंदर, इतनी कैपेबिलिटी। अब नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग, चार्ल्स लॉ के अंदर। देखो, चार्ल्स लॉ में क्या था भाई, बात थोड़ी सी कर चुके हैं, आज फिर से एक्सप्लेन करता हूँ हल्का से, पर थोड़ा सा कफ सिरप, और फिर 1 सेकंड में मिलते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई, चार्ल्स लॉ कैरी ऑन करते हैं यहाँ पे। चार्ल्स लॉ में क्या चीज है, देखो, पूरा का पूरा चार्ल्स लॉ है ना जो, इससे अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बना तो बात सिर्फ और सिर्फ पता है कितनी है, ये लिखा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा उल्टी सीधी सी अजीबो गरीब सी डेरिवेशन कर करा करके ना हम लोग यहाँ पहुंचेंगे, और इसके बाद हम लोग ये कर देंगे भैया बस। ये इतनी सी बात है। ये वॉल्यूम डायरेक्टली टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ से अल्टीमेटली ये निकल के आता है। तो वॉल्यूम प्रेशर क्वेश्चन क्या निकल के आया था, वॉल्यूम यूनिवर्सल टू प्रेशर बाय द बॉयल्स लॉ, और चार्ल्स से वॉल्यूम डायरेक्टली टू टेम्परेचर आता है। बात इतनी है। लेकिन चार्ल्स लॉ की मतलब चार्ल्स लॉ से ना एक बात हमें पता लगती है, मैं उल्टा चलता हूँ थोड़ा, ठीक है। बात हमें पता लगती है, वो बात क्या है, एब्सोल्यूट जीरो ना एक टेम्परेचर है, एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आपके मन में सवाल आएगा, सर ये एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, ये कहाँ से निकल के आया। और अगर आपको दिमाग में ये बैठ गया कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, तो आपको पता लग जाएगा कि जो केल्विन स्केल है वो कैसे डेवलप की गई थी। जो हम केल्विन स्केल के अंदर 273 के पीछे इतना पड़े रहते हैं ना, वो क्या चक्कर निकल के आया था, तो वो जरा हम अभी देखते हैं। टाइम क्लास का बचा हुआ है सफिशिएंट, पढ़ते हैं इसको। और चार्ल्स लॉ के बारे में एक्चुअल में जो इसकी आत्मा में लिखा हुआ है चार्ल्स लॉ की, वो क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो, मान लो क्या हुआ कि
आप मार्केट में गए, मान लो आप कुछ भी फिश वगैरह खरीदने गए, वॉट एवर जो भी खरीदने गए, ठीक है, तो क्या हुआ कि फिश वाले को आपने पैसे दिए, उसने थोड़ी सी फिश यहाँ पे रख दी, ठीक है, फिर क्या करा फिश वाले ने, आपने कहा यार कम है, आपने फिश वाले को 10 रुपए दिए, उसने थोड़ी सी फिश यहाँ रख दी, फिर आपने उसे 10 रुपए और दिए, उसने थोड़ी सी फिश और रख दी यहाँ पे, फिर आपने उसको और 10 रुपए दिए, उसने थोड़ी सी फिश यहाँ पे रख दी, आपने फिर उसको और 10 रुपए दिए और उसने थोड़ी सी फिश यहाँ और रख दी, मतलब आपने 10 10 10 करके 4 बार 10 10 रुपए दिए, और उसने 4 छोटे छोटे से बराबर फिश के टुकड़े वहां पे पीस वहां पे रख दिए, हमारी बात समझ में, और आपको ज्यादा फिश मिल गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली मैं ये कह सकता था कि भाई 40 रुपए देने से, 40 रुपए देने से जो फिश का एक पीस रखा है ना, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसने एक्स्ट्रा डाल दिया यहाँ पे। अगर कोई और मान लो व्यक्ति है, वो 60 रुपीज देता, तो फिश वाला क्या करता, जो मेन फिश थी उसके साथ क्या करता, ऐसे छोटे से पीस 6 टाइम्स रख देता 60 रुपीज देने पे। अगर कोई अंकल आंटी मान लो 100 रुपीज दे रहे होते, तो वो क्या करता, 100 छोटे छोटे पीस रख देता। ऐसा ही कुछ लॉजिक किसने लगाया, चार्ल्स ने लगाया, ठीक है। अब इसको समझना, अगर वो नहीं भी आया मेरा अजीब सा एग्जांपल समझ, तो इसको समझना, इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, मतलब मास तो कांस्टेंट है, इसको मारो गोली, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगी, कितने से होगी, वॉल्यूम बढ़ भी सकती है, वॉल्यूम घट भी सकती है, ठीक है, कब, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर को फॉल करोगे यानी कि कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगी, बट कैसे कम होगी, 1/273 ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ना, हमने यहाँ पे क्या किया कि ना, एक ना वॉल्यूम थी 0 डिग्री सेल्सियस वाली, मैंने उसको V0 लिख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, तो जो आपकी कोई भी वॉल्यूम रही होगी मान लो V, उसमें ना कुछ ऐड होगा, क्या ऐड हो गया, V/273। मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से 0 डिग्री सेल्सियस वाली वॉल्यूम का 273वां हिस्सा जुड़ गया। ऐसे मछली वाले एग्जांपल में 10 रुपए देने पे एक छोटा सा पीस जुड़ गया था, 10 रुपए और देने पे एक और छोटा सा पीस जुड़ गया था, वैसे यहाँ पे क्या हुआ, 1 डिग्री बढ़ाओ V/273 जुड़ जाएगा, 2 डिग्री बढ़ा दो V0/273 और जुड़ जाएगा, 3 डिग्री बढ़ा दो एक और जुड़ जाएगा। तो ऐसे कर करा के इसने, भाई साहब ने फॉर्मूला क्या निकाला कि अगर आप कोई भी गैस की वॉल्यूम लेना चाहते हो T डिग्री सेल्सियस पे, ये T0 नहीं है, आप किसी भी गैस की वॉल्यूम ले रहे हो T डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको करना क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस वाली वॉल्यूम में कुछ जोड़ दो, ये पूरा पार्ट क्या है, ये कुछ पार्ट, तो अपने V, ये क्या वॉल्यूम, गैस की जीरो, मतलब एक गैस थी उसको ना बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने कर दिया, उस वाली गैस में आपने कुछ हिस्सा जोड़ दिया, तो क्या निकल गया, आपकी टी टेम्परेचर की वॉल्यूम। अब इस कुछ को कैसे डिफाइन करेंगे, कुछ का मतलब क्या है, जो भी आपने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया उस टेम्परेचर को लिख दो, मान लो आपने 1 डिग्री सेल्सियस लिया 1 लिख दो, 2 लिया 2 लिख दो, 3 लिया 3 लिख दो, 4 लिया 4 लिख दो, और उसको मल्टीप्लाई कर दो इस एक बेस यूनिट से, ये आपकी बेसिक यूनिट है, भाई 1 डिग्री बढ़ाएंगे इतना बढ़ेगा, 2 डिग्री बढ़ाएंगे इतना इतना बढ़ेगा, 3 डिग्री बढ़ाएंगे इतना 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 बढ़ेगा, 4 बढ़ाएंगे इतना 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 बढ़ेगा, 5 बढ़ाएंगे फिर वो 5, मतलब समझ रहे हो, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम लोग। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा सीन हो रहा है। तो इसको मैं एग्जाम्पल से कैसे एक्सप्लेन किया, 1 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम क्या है, वी टी की जगह लिख दोगे V1 इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू V0 की जगह V0, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे प्लस, ये तो आपकी यूनिट होगी, और टी की जगह आपने 1 लिखा भी, तो आपने 1 डिग्री सेल्सियस लिया है। 2 डिग्री सेल्सियस दोगे तो V2 निकाल रहे हो, आपने यहाँ पे 2 लिखा, बाकी सब सेम है। 3 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो तो आपने यहाँ पे 3 लिखा, बाकी सब सेम है। 4 डिग्री सेल्सियस लेते हो आप यहाँ पे 4 लिखते, बाकी सब सेम रहता। ऐसे अगर आप 10 10 डिग्री सेल्सियस ले रहे हो तो आप 10 लिख दोगे। 100 डिग्री सेल्सियस की वॉल्यूम निकाल रहे हो किसी गैस की, तो 100 लिख दोगे यहाँ पे। -10 में भी तो निकाल सकते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस की वॉल्यूम निकालोगे तो -10 लिख देंगे, ठीक है। -273 की रख के देखो जरा, -273 डिग्री सेल्सियस की रखेंगे, तो V -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V 0 डिग्री सेल्सियस प्लस V0 बाय में इतना, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम -273, यहाँ से होगा क्या, 273 से 273 कट जाएगा, और ये जो चीज है क्या बन जाएगी आपकी, -V0, यानी कि V0 -V0 क्या बचा, 0।
इसका मतलब अगर आप किसी गैस को ठंडा करते 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 -273 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप ले गए, तो भाई उसकी तो वॉल्यूम जीरो आ गई। ये मैं नहीं कह रहा, चार्ल्स ने कहा, ये चार्ल्स ने। तो ये तो बड़ा अजीब सा हो गया, मतलब ऐसा कैसे होता है? कोई भी गैस है भाई, कोई भी गैस है, उसमें पार्टिकल तो होंगे, उसकी वॉल्यूम जीरो कैसे कर दिया आपने? चार्ल्स ने कहा अब ऐसा ही है, क्या करें, है तो है। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर यहां से ना कंसेप्ट निकाला, कि क्या निकाला यहां से, इसका मतलब क्या निकल गया है, कि वॉल्यूम ऑफ एनी मास ऑफ गैस, मास तो है मतलब गैस तो है, कि किसी भी गैस की वॉल्यूम जीरो हो जाती है -273 डिग्री सेल्सियस पे। अब हालांकि पॉसिबल नहीं है, आप खुद बताओ ना, कितने भी कम टेम्परेचर कर लो, पर वॉल्यूम जीरो कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो दबाने दबाने के बाद वॉल्यूम बचेगी ना भाई, थोड़ी बहुत तो। लेकिन हो रही है तो हो रही है इसके अंदर। और यहाँ से फिर क्या कंसेप्ट निकाला, कि गैस, ये देखो यहाँ पे, देखो ग्राफ, देखो जरा ग्राफ कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पे दे रखी है वॉल्यूम। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या करा, टेम्परेचर को कम करते गए करते गए करते गए, एक 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा आ गया। इस वाली जगह पे क्या होगा, देखो टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं, तो वॉल्यूम भी कम होती जा रही है। 0 डिग्री पे ये पर्टिकुलर वॉल्यूम थी, पर हम माने नहीं, हमने टेम्परेचर को और ठंडा किया, ठंडा करते गए करते गए करते गए करते गए, और फिर यहाँ से हम किस पे पहुंच जाएंगे, 273 पे। अब 270 जैसे पहुंचेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। तो उस स्टेटमेंट की, चार्ल्स लॉरेंस स्टेटमेंट की थ्योरी से हमने ग्राफ को निकाल दिया। और इस ग्राफ पे जो हमारा -273 डिग्री सेल्सियस आया, इसको हमने एब्सोल्यूट जीरो कह दिया। मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, -273 डिग्री सेल्सियस को हमने जीरो टेम्परेचर मान लिया, और जीरो टेम्परेचर फिर ये आगे जाकर के इससे केल्विन स्केल बनी, और केल्विन का जीरो केल्विन कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से ऐसे करके केल्विन स्केल डेवलप होती है। आया समझ में भाई, बताओ। सर एक बार और बता दो। ठीक है, आ बताओ। गया सर। देखो क्या करा, कि 0 डिग्री सेल्सियस था, तो गैस की कुछ वॉल्यूम थी। आपने टेम्परेचर को कम करते गए करते गए करते गए, आपको पता है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप टेम्परेचर को कम करते जाओगे, वॉल्यूम कम होती जाएगी। पर कितना कम करोगे, लिमिट तो होगी ना भाई। वॉल्यूम आपने कहा सर मैं वॉल्यूम को इतना कम कर दूंगा, मैं वॉल्यूम को इतना कम कर दूंगा कि वॉल्यूम जीरो हो जानी चाहिए। तो अगर वॉल्यूम जीरो हो रही है, तो टेम्परेचर फिर कम करके करते करते कितना पहुंच गया, 273। अब हमें पता कैसे लगा, हमने चार्ल्स से पूछा। चार्ल्स भाई अगर वॉल्यूम को जीरो करना है, तो आप बताओ टेम्परेचर कितना कम कर दे। उसने कहा भाई -273 तक ले जाओ। हमने कहा ठीक है। तो हमने क्या कहा भाई, कि चार्ल्स लॉ के हिसाब से जब हम टेम्परेचर को कम करते 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 -273 डिग्री सेल्सियस तक जब ले जाते हैं ना, उस समय पे गैस की वॉल्यूम जीरो हो जाती है। हालांकि इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इतना कम टेम्परेचर करते ही नहीं हम लोग, ठीक है। इवन हाई टेम्परेचर तो हम लोग करते हैं, वही सन, आर्टिफिशियल सन बनाने के लिए अर्थ पे चाइना वगैरह कर रही है जैसे कि, और फ्रांस के सदर्न साइड में बनने लग रहा है एक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कम कम कर देते हैं। अब यहाँ से क्या कंसेप्ट निकला, ध्यान से समझना, कंसेप्ट की बात है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम टेम्परेचर को इतना कम कर देंगे कि वॉल्यूम जीरो हो जाए। वो टेम्परेचर कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस। हमने हमने क्या कहा, कि जो 273 डिग्री सेल्सियस है ना, ये एक्चुअल में जीरो के बराबर है, ठीक है। और इसी जीरो को फिर केल्विन का जीरो कह दिया। तो केल्विन के अंदर क्या होता है, अगर हम डिग्री सेल्सियस में है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, ठीक है। और मान लो -100 का मतलब 173 केल्विन, -273 का मतलब 0 केल्विन। तो मतलब ये बेसिकली यहाँ पे हमने क्या कर दिया, -273 डिग्री सेल्सियस को हम लोगों ने जो है 0 केल्विन के बराबर कर दिया। और यहां से फिर केल्विन स्केल शुरू होती है। तो केल्विन स्केल में सबसे कम वैल्यू क्या आती है, 0 केल्विन, और वो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है, ठीक है भाई। तो ये था एब्सोल्यूट जीरो का चक्कर, बस यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर दोबारा से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। सर वॉल्यूम वो होता है ना, स्पेस ऑक्यूपाइड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम बिल्कुल स्पेस ऑक्यूपाइड है, वो जीरो हो नहीं सकता, थियोरेटिकल है ये, मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। गैस तो एग्जिस्ट। हाँ वही बात है, वही 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 सेम प्रॉब्लम आ रही है यार, गैस है, कितनी भी छोट, मतलब कितने भी बारीक पार्टिकल हो गैस के यार, उनकी वॉल्यूम जीरो कर कैसे दोगे आप, है ना। तो वो थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी यहाँ से केल्विन स्केल को डेवलप किया गया। और हम आजकल, मतलब आजकल क्या, अब ऐसा यूनिट टेम्परेचर की होती क्या है, केल्विन, तो वो इससे डेवलप की गई थी यहाँ पे।
सर हाँ सर, ऊपर एक बार स्क्रॉल करके फॉर्मूला दिखाना एक बार। कौन सा? वो VT इक्वल्स टू। अच्छा ये सर हम सर इस -273 केल्विन अचीव नहीं कर सकते? वैसे है नहीं पॉसिबल। सर कर रखा है। हाँ कर रखा होगा, उसके अंदर कुछ अलग ही चीज बन जाती है फिर। वो लेकिन बोस वहां पे आइंस्टाइन ऑब्वियसली का मेरे- वॉल्यूम तो जीरो नहीं हो गया वहां पे। बेशक थ्योरी कह रही है पर नहीं हो गया ना वॉल्यूम, वॉल्यूम जीरो कैसे हो जाएगी? हाँ अगर ये आपके उसका बात है आइडियल सर। ये गैस है उसकी वॉल्यूम जीरो होनी चाहिए, रियल गैस की वॉल्यूम जीरो नहीं हो पाएगी। सर इसमें ये हम्म वॉल्यूम ऑफ पी और फिर वॉल्यूम ये वी नॉट का ये तो हम्म डायमेंशन इक्वल है, और ये हम्म। वी टी और वी नॉट इंटू पी का डायमेंशन इक्वल नहीं है सर, तो ये देखो यहाँ फॉर्मूला पे बन कैसे गया? नहीं 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 नहीं, ऐसे बन जाएगा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपने डिग्री सेल्सियस के अंदर लिया है, ठीक है? ये चीज क्या है, डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? ये जो वी नॉट है ना, वी नॉट, ये वी नॉट क्या होती है, वॉल्यूम है ये। वॉल्यूम है ना, ये आपके डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन ये सारी की सारी वॉल्यूम है। तो ये भी वॉल्यूम, हाँ। ये भी वॉल्यूम, ये भी वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या हो रहा है इसके अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर जो है ये टेम्परेचर ना, डिग्री सेल्सियस में लिखा हो, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखे। मान लो आपका टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस, तो आप सिर्फ 3 रखोगे, डिग्री सेल्सियस नहीं रखोगे। अच्छा ठीक है सर। तो फिर तो सेम सेम हो जाएगा ना। तो ये चलो मीटिंग एंड होने हाँ वाली फिर है, और बाकी आपकी अगली क्लास आपकी कल ही होगी अब, ठीक है? ओके सर। चलो Yes, बहुत sir. बढ़िया नमस्ते भी। सर। नमस्ते भाई, जो जो लोग जुड़े हुए थे बहुत अच्छी बात।